इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट पे जो नीलकंठ मिश्रा जी हैं, उनका एक बार जरा व्यू पॉइंट हम समझ लेते हैं कि भारत की ग्रोथ को लेकर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि 7% ग्रोथ की वो बात बोल रहे हैं। कौन सा सेक्टर चलेगा, कैसे चलेगा, एक बार पहले उनको सुन लेते हैं, फिर शेयर्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। नीलकंठ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। जब से मैंने वो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नोट पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स में, कि उन्होंने कहा था कि इंडिया का पोटेंशियल नेक्स्ट 10 ईयर्स तक 7% प्लस ग्रो करने का है। उन्होंने अपने रीजंस दिए थे, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्या हमारा पोटेंशियल उस तरह की सस्टेन, अगर कॉरिडोर भी पकड़ लीजिए 6.5-7 तक का पोटेंशियल है क्या एक डेकेडल ग्रोथ का? और अगर ऐसा होता है तो इक्विटी एसेट क्लास का क्या पोटेंशियल हो सकता है इतने लंबे अरसे तक? नहीं, एकदम है। ये अगला सवाल है कि एक बार जब बेस नॉर्मलाइजेशन हो गया, क्योंकि जब आपका बेस मतलब आपने लोगों को घर में बंद कर रखा था, वो घर से बाहर आके काम कर रहे हैं, तो उसके बाद इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका कहना है कि जो इकोनॉमी पहले ही कोविड के पहले ही स्लो हो रही थी और कोविड में भी बहुत स्कारिंग हुई है, उस कारण से अब हम लोग 5.5-6% पे ग्रो करेंगे। मुझे लगता है कि ये थोड़ा पेसिमिस्टिक है। इसमें 6.5 से 7 में भी, 7 के ऊपर भी हल्का 8-9 वाला के आसार मुझे नहीं दिखते, बट 7% तो हम आई थिंक कर सकते हैं। और उसके ड्राइवर्स क्या होंगे? उसके ड्राइवर्स होंगे, एक ये कि हमारा ड्वेलिंग कंस्ट्रक्शन मार्केट, यानी जो घर बनाने का और हमारे यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन का जो मार्केट है वो बहुत फ्रैगमेंटेड है। काफी हद तक लोग खुद अपने घर बनवाते हैं या छोटे कॉन्ट्रैक्टर से बनवाते हैं, और जो बड़े शहरों के घर हैं उनमें मतलब 8-9 साल से डाउन साइकिल चल रही थी। अब आसार हैं कि वो अब उठने शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से अगले साल, अभी तक तो केवल घर बिक रहे हैं जो बने बनाए हैं, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो जीडीपी बनता है, तो वो जब बढ़ेगा उसी से आपको आधा 1% ओवर 4-5 ईयर्स एनुअल अपग्रेड मिल सकता है। क्योंकि पिछले 8 साल में जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, ड्वेलिंग कंस्ट्रक्शन का डाउन साइकिल था, उससे 1.1% हर साल का नुकसान हुआ जीडीपी को। तो जब वो साइकिल अब टर्न करता है तो 6 महीने का टर्न नहीं होता, वो मतलब 4-5 साल का होता है कम से कम, और उससे काफी तेजी आएगी। दूसरा है सॉफ्टवेयर, कि अभी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की संख्या 8 से 10% हर साल बढ़नी है, क्योंकि हर चीज में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। और इतने, अब आप कितना भी ईस्टर्न यूरोप जाएं, दूसरे देशों में जाएं, बहुत सारी रीस्किलिंग करें डेवलप्ड मार्केट्स में, इकोनॉमी में इंजीनियर ही नहीं है, वो सॉफ्टवेयर लिखने वाले लोग ही नहीं है जिनको अंग्रेजी समझ में आती है, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। जो अभी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं उसमें काफी हद तक प्राइस ग्रोथ है, यानी स्टील के दाम बढ़ गए, थोड़ा आयरन ओर के दाम बढ़ गए, गेहूं और चावल के दाम बढ़ गए, तो वो हो सकता है कि थोड़ा टेम्पर हो जाए, बिकॉज अब वो सब दाम गिर रहे हैं। बट इन ऑटो कंपोनेंट्स, इन अपैरल यानी कपड़ों का एक्सपोर्ट, और जो फूड प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट, ये सब बहुत सारे कैटेगरीज में हमारे, या इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें काफी हद तक हमारा अब प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ रही है, हमारे स्किल सेट्स बढ़ रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि चाइना में इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स श्रिंक हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि 7% ग्रोथ पॉसिबल है। 10 साल थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी 4-5 साल तो दिख रहा है। क्रेडिट स्विस के नीलकंठ मिश्रा बताते हुए कि भारत की जो ग्रोथ है वो करीब 7% के आसपास अभी रहेगी आगे चल के भी, और उनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी बेहतर दिखता है। और कंस्ट्रक्शन का मतलब आप जानते हैं इंफ्रा, और इंफ्रा से जुड़े हुए कम से कम 7 या 8 कोर सेक्टर, उन सबको भी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, जिसमें स्टील भी शामिल है। और आज आपको पता ही है एक अहम बैठक मंत्री जी के साथ होने वाली है, हो सकता है कुछ राहत स्टील कंपनीज को मिल जाए। अगर आज आप देख रहे होंगे तो आज ज़्यादातर स्टील कंपनीज ठीक हैं, जैसे कि